जो हम देखेंगे वो है डेमेट्रियस का सेनापति मिलिंद अथवा मिनेंडर। तो ये है वो जो बात है कि मिलिंद अथवा मिनेंडर है वो सेनापति था डेमेट्रियस का। इस बात का उल्लेख है वो स्ट्रेबो की एक पुस्तक थी जियोग्राफी का। स्ट्रेबो है वो यूनानी लेखक है जिसकी पुस्तक थी जियोग्राफिका में ये वर्णन मिलता है कि ये मिलिंद अथवा मिनेंडर उसका प्रमुख सहयोगी अथवा सेनापति था। तो डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद में उसका अगला जो शासक बनता है वो था मिलिंद अथवा मिनेंडर। तो आइए मिलिंद अथवा मिनेंडर जो कि है डेमेट्रियस का सेनापति। तो डेमेट्रियस ने शासन किया था वो क्या था, जेलम से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र पर। तो देखो अब डेमेट्रियस का सेनापति। तो अगर आपको कहानी है वो समझ में नहीं आ रही है तो शुरुआत से जरूर देखें, तभी समझ में आएगी, क्योंकि बीच में समझ में आने वाली बात नहीं है। अब देखो मिलिंद अथवा मिनेंडर जो कि था डेमेट्रियस का प्रमुख सहयोगी अथवा सेनापति। तो उसके बाद ये शासक बनता है। डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद मिनेंडर ने भारतीय भूभाग के अंतर्गत गुजरात से लेकर मथुरा तक शासन किया था। तो डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद में है वो मिलिंद अथवा मिनेंडर ने है वो गुजरात से लेकर मथुरा तक शासन किया। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो डेमेट्रियस था वो सेल्यूकस चतुर्थ के सेनापति से डरकर है वो मथुरा भाग जाता है। तो ये भी है वो गुजरात से लेकर मथुरा तक है वो शासन करता है। अब देखो इसका जो अन्य नाम है वो बोरीगाजा। अब देखो उल्लेखनीय है कि उस समय बोरीगाजा गुजरात में स्थित एक बंदरगाह का नाम था। ये ऐसा बोलते हैं कि उस समय है वो गुजरात का एक बंदरगाह का नाम था बोरीगाजा। तो हो सकता है कि इसने रखा हो उस बंदरगाह का नाम। तो इसका अन्य नाम था वो था बोरीगाजा और गुजरात में एक बंदरगाह का भी नाम था। तो हो सकता है इसमें भी है वो जो बंदरगाह था उसका नाम रखा हो। मिनेंडर पहला यवन शासक था। मिनेंडर पहला यवन शासक था जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो यवन शासक अंग्रेजी में बोल दो आप इसे इंडोग्रीक जो यूनानी होते हैं उनको इंडोग्रीक बोलते हैं। तो ठीक है, यवन शासक या फिर हिंद यवन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडोग्रीक। तो ये पहला यवन शासक था, इंडोग्रीक शासक था जिसका उल्लेख है वो जो बौद्ध साहित्य है उसमें मिलता है। बौद्ध साहित्य में मिनेंडर के नाम पर ही नागसेन रचित। तो देखो मिनेंडर के नाम पर ही नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब देखो मिनेंडर के नाम पर ही मिनेंडर के नाम पर एक नागसेन में लेखक था, उसने मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ का बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया। संकलन मतलब एकत्रित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। स्ट्रैबो के अनुसार, अब देखो स्ट्रैबो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्ट्रैबो की जो ज्योग्राफी का विवरण से हमें जानकारी मिलती है ये डेमेट्रियस का सेनापति था। तो स्ट्रैबो का एक और कथन देखो। स्ट्रैबो के अनुसार मिनेंडर ने सिकंदर से अधिक प्रदेश जीते थे। तो स्ट्रैबो बोल रहा है कि मिनेंडर ने है वो सिकंदर से भी ज्यादा प्रदेश जीते थे। तो ये स्ट्रैबो के अनुसार स्ट्रैबो बोल रहा है कि मिनेंडर ने है वो सिकंदर से भी ज्यादा है वो प्रदेश जीते थे। तथा हाईफेनस यानी कि व्यास नदी, हाईफेनस ये यूनानी भाषा में हाईफेनस, हिंदी में देखो व्यास नदी पार करते हुए इससे मस यानी कि कालिंदी, यमुना अथवा इक्षुमती तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। किसने? मिनेंडर ने। तो स्ट्रैबो बोलता है कि इसने है वो सिकंदर से भी अधिक प्रदेश जीते थे। काबुल, मथुरा और बुंदेलखंड
से मिनेंडर के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन पर संभवतः मिनेंडर ने शासन संचालित किया था। तो काबुल, मथुरा और बुंदेलखंड से है वो मिनेंडर के सिक्के मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इन भागों पर है वो इसने शासन किया होगा, तभी यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। काबुल, कंधार और बुंदेलखंड से मिनेंडर के है वो सिक्के मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसने यहाँ पर शासन किया था। तो जो ये सिक्के थे, इनका जो मुख्य भाग था उस पर तो शासक की है वो पिक थी, फोटो थी, और जो दूसरा पृष्ठ था उस पर है वो जो शासक की जो लिपि में है वो नाम अंकित था। खरोष्टी लिपि अथवा यूनानी लिपि में है उसका नाम अंकित था शासक का। कुछ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर यूनानी तथा प्राकृत भाषाओं में मिनेंडर का नाम उल्लेखित है। तो कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर है वो यूनानी तथा प्राचीन जो भाषा है उसमें प्राकृत भाषा में है वो मिनेंडर का नाम उल्लेखित है। की मृत्यु है वो 120 ईसा पूर्व में लगभग 40 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से हो जाती है। तो 120 ईसा पूर्व में मिनेंडर की 40 वर्ष की आयु में है वो मृत्यु हो जाती है, तो प्राकृतिक कारणों से। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, तो कुछ कहते हैं कि इसकी हत्या की गई थी। अब देखो, मिनेंडर की मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो, तो मिनेंडर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र है वो स्ट्रेटो था। स्ट्रेटो ये तो था स्ट्रैबो, वो तो है स्ट्रेटो जो इसका पुत्र है। स्ट्रेटो है वो इसका पुत्र है। मिनेंडर की मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो अल्प आयु का था, अल्प आयु मतलब कम आयु का था। अतः मिनेंडर की पत्नी एगोथोल्किया ने सत्ता का वास्तविक संचालन किया। तो राजा तो इसका पुत्र ही स्ट्रेटो नाम, ये दोनों कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो जो ये यूनानी लेखक है वो तो है स्ट्रेबो और वो है स्ट्रेटो। तो इसका पुत्र है वो स्ट्रेटो है वो अल्प आयु का था जब इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो राजा बनता है। लेकिन जो वास्तविक संचालन है वो उसकी पत्नी है वो जो कि है एगोथोल्किया है वो करती है। सत्ता का वास्तविक संचालन एगोथोल्किया के द्वारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की संभवतः यह पहली महिला शासिका मानी जाती है। स्ट्रेटो के शासनकाल के बारे में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो स्ट्रेटो के शासनकाल के बारे में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यवन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो भाई योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में है वो जो यवन साम्राज्य है अथवा इंडो ग्रीक साम्राज्य का है वो पतन हो जाता है, क्योंकि ये तो बच्चा था, तो इसकी माँ है वो शासन का संचालन कर रही थी वास्तविक तौर पर, लेकिन कितने दिन चलता फिर। तो योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में जो हिंदी यवन अथवा जो इंडो ग्रीक जो साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है। इसके अलावा शकों ने बैक्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। तो इनके बाद आएंगे शक। तो जो हम पढ़ रहे थे वो थे हिंद यवन अथवा इंडो ग्रीक, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडो ग्रीक। अब देखो शकों ने बैक्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा शकों ने, तो यहां से अब वो शक आने प्रारंभ हो जाएंगे। हिंद यवन के बाद में शक आएंगे। इसके बाद शकों ने आगे बढ़ते हुए फर्स्ट शताब्दी यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत के हिंद यवन राज्यों पर अधिकार कर लिया था। तो यानी कि जहां पर हिंद यवन शासन कार्य कर रहे थे, अब वहां पर शकों का अधिकार हो जाता है। एक ईसा पूर्व 1 सेंचुरी ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट 1 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के मध्य है वो भारत के हिंद यवन जितने भी राज्य थे उन पर अब शकों का अधिकार स्थापित हो जाता है। शकों ने अधिकार कर लिया। शक अथवा जिनको बोलते हैं सीथियन भी मूलतः विदेशी ही थे।
जो शक है वो भी विदेशी थे, जिन्होंने हिंद, यमन, यूनानी शासकों के बाद भारत में अपना साम्राज्य है वो स्थापित किया, जो कि है वो ये भी मूलतः है वो विदेशी ही थे, जिन्होंने हिंद, यमन अथवा इंडो ग्रीक के बाद में भारत पर अपना शासन स्थापित किया। हिंद यमन के भारत आक्रमण का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भारत की मूर्तिकला पर पड़ा। तो देखो, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो होगा कि हिंद यमन के आने से जो हमारी भारतीय मूर्तिकला है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कल हम देखेंगे कि हिंद यमन का जो भारतीय मूर्तिकला है उस पर क्या व्यापक प्रभाव पड़ा, और उसके बाद हम शकों को पढ़ेंगे। शक पहला